हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन एंड अभिनंदन है। तो दोस्तों सबसे पहले अब जल्दी से ना, बिल्कुल देरी नहीं करना है, जल्दी से आप कॉपी में हेडिंग डाल लो वांडी ग्राफ जननेत्र और जल्दी जल्दी सब फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि आज का टॉपिक धांसू नहीं महाधांसू है। ठीक है, जिसका नाम दोस्तों है वांडी ग्राफ जननेत्र। जी हाँ दोस्तों, वांडी ग्राफ जननेत्र। तो जल्दी से डाल लो और सब फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो। अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और भाई साहब वीडियो तो अच्छा लगना ही है, इसलिए पहले ही ना वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलो लाइक कर दो और बढ़ो आगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं वांडी ग्राफ जननेत्र है क्या। वांडी ग्राफ जननेत्र है क्या, तो आपको बता देता हूं दोस्तों। जो आपका वांडी ग्राफ जननेत्र है ना, वांडी ग्राफ जननेत्र है, इस वांडी ग्राफ जननेत्र को कोई कहता है ये उपकरण है। वांडी ग्राफ जननेत्र को कौन कहता है? कोई कहता है कि ये वांडी ग्राफ जननेत्र एक उपकरण है। कोई कहता है कि जो वांडी ग्राफ जननेत्र है ना एक मशीन है, और कोई कहता है कि भाई साहब जो वांडी ग्राफ जननेत्र है वो यंत्र है। तो भाई साहब कुछ भी कहो, मशीन, यंत्र, उपकरण सब एक ही है, सब क्या है? एक ही है। तो ये जो वांडी ग्राफ जननेत्र है वो उपकरण भी है, मशीन भी है, यंत्र भी है, कुछ भी कहो आप, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो तो वांडी ग्राफ जननेत्र आप समझ गए क्या है, उपकरण, मशीन या यंत्र है। अब ये समझो कि ये वांडी ग्राफ दिया किसने दिया, इतना बड़ा, ये कितना कौन था कि जो इतना स्पेशल हो गया, इतना प्रसिद्ध हो गया। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये नाम क्या है, वांडी ग्राफ जननेत्र। यही है ना नाम, वांडी ग्राफ जननेत्र। तो ये दोस्तों, ये जो उपकरण या मशीन थी ना, ये सन 1931 में, सन 1931 में एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे साहब। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और अमेरिका के वैज्ञानिक तो कौन थे? अमेरिका के वैज्ञानिक भाई साहब आपको बता देता हूं, ये नाम जो दिख रहा है ना आपको, वांडी ग्राफ जननेत्र, यही थे ये वैज्ञानिक। ठीक है, तो इस उपकरण को किसने दिया था? सन 1931 में अमेरिकन वैज्ञानिक वांडी ग्राफ जननेत्र, वांडी ग्राफ ने दिया था, ध्यान रखना। ठीक है, इस वांडी ग्राफ जननेत्र को किसने दिया था? अमेरिकन वैज्ञानिक ने दिया था, और जिनका नाम था वांडी ग्राफ। क्या था? वांडी ग्राफ। ये ध्यान रखना, वांडी ग्राफ ये था। कब दिया था? सन 1931 में, 1931 में। अब बात ये आती है कि वांडी ग्राफ जननेत्र करता क्या है, ये भी तो बात आती है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या कारण है हमारे पढ़ने का, तो ये करता क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो भाई साहब आपको बता देता हूं, आपने दोस्तों सुना होगा प्रोटॉन, आपने क्या होगा? सुना होगा प्रोटॉन, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन, क्या सुना होगा आपने? इलेक्ट्रॉन सुना होगा, आपने सुना होगा अल्फा कण। ठीक है, आपने सुना होगा पॉजिट्रॉन, क्या सुना होगा सर? पॉजिट्रॉन होता है। तो ये दोस्तों आपके जो कण हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण और जो पॉजिट्रॉन हैं, इन जो कण हैं, इन कण की गति को बढ़ाने के लिए हम वांडी ग्राफ जननेत्र का यूज करते हैं। क्या हमने बोला? हमने क्या बोला कि जो वांडी ग्राफ जननेत्र है इसका क्यों उपयोग किया जाता है? तो क्यों उपयोग किया जाता है? इस वांडी ग्राफ जननेत्र का उपयोग किया जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, पॉजिट्रॉन आदि की गति को तीव्र करने के लिए, आदि की गति को बढ़ाने के लिए हम इस वांडी ग्राफ जननेत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इन कणों को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, इन कणों को बोला जाता है आवेशित कण। ठीक है, कौन से कण हैं? आवेशित कण है। आवेशित कण क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन पर आवेश होता है। इन पर क्या होता है सर? आवेश होता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? आवेशित कण बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जो वांडी ग्राफ जननेत्र है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? आवेशित कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण और पॉजिट्रॉन जो है ना, इनकी गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब एक बात याद रखना दोस्तों, इनमें क्या आएगी? गति आएगी। क्या आएगी? गति। गति मतलब इसमें क्या आएगा? वेग आएगा। क्या आएगा? वेग आएगा। तो वेग के कारण इनके अंदर एक चीज और आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो जब गति आएगी तो गति के कारण इनमें क्या आ जाएगा? वेग, और वेग के कारण इनमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा।
क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग आवेशित कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, पॉजिट्रॉन आदि को त्वरित करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, आदि की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है या फिर इनको आदि को त्वरित करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, वान डी ग्राफ जनित्र का। अब ये चीज समझ गए कहाँ उपयोग किया जा रहा है, अब उपयोग समझ गए। अब ये वान डी ग्राफ जनित्र है क्या, अब इसको समझ लो। तो साहब जो आपका वान डी ग्राफ जनित्र है, वान डी ग्राफ जनित्र है एक ऐसा विद्युत उपकरण है या ऐसा विद्युत मशीन है, ध्यान रखना, ऐसी विद्युत उपकरण या ऐसी विद्युत मशीन है जिसकी सहायता से 10 लाख मतलब 10 टू दी पावर 6, जिसकी सहायता से कितना सर, 10 लाख मतलब 10 टू दी पावर 6, 10 लाख, 10 लाख या 10 टू दी पावर 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। समझ रहे हो साहब, कितना विभवांतर, 10 टू दी पावर 6, 10 लाख वोल्ट का विभवांतर अगर हमें उत्पन्न करना है किसी स्रोत में अगर हमें 10 लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं, हम करते हैं किसका उपयोग, वान डी ग्राफ जनित्र का। समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखना कि वान डी ग्राफ जनित्र है एक ऐसी विद्युत उपकरण है जिसकी सहायता से 10 टू दी पावर 6 मतलब 10 लाख वोल्ट का विभवांतर या इससे अधिक भी हो सकता है। ध्यान रखना, 10 लाख वोल्ट का विभवांतर या इससे अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। समझ गए, कितना चीजें समझ गए। हम ये समझ गए कि वान डी ग्राफ क्या है, उपकरण है, मशीन या यंत्र है। कब किसने दिया था, तो अमेरिकन वैज्ञानिक वान डी ग्राफ ने दिया था 1931 में। क्या करता है, क्या उपयोग है, तो ये आवेशित कण को त्वरित करता है या आवेशित कण की गति को बढ़ाता है। ये समझ गए। अब वान डी ग्राफ है वान डी ग्राफ जनित्र है क्या, तो हम ये समझ गए एक क्या है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से 10 टू दी पावर 6 मतलब 10 लाख वोल्ट का विभवांतर या इससे अधिक भी विभवांतर हम उत्पन्न कर सकते हैं। समझ गए। कोई दिक्कत है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत यहाँ तक हमें नहीं है। तो ये अपना समझ गए वान डी ग्राफ जनित्र। अब आप अपनी कॉपी में जो है ना, आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए सिद्धांत। अब ये जो वान डी ग्राफ जनित्र है वो किन सिद्धांतों पर कार्य करता है उसको हम समझेंगे। एक एक चीज को समझा रहा हूं, एक एक चीज को समझते जाओ, ठीक है। और अपनी कॉपी में ना रिटर्न करते जाओ भैया, राइट करते जाओ, लिखते जाओ, क्योंकि ये चीज ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधी आपके दिमाग में जा रही होगी, ये मुझे पता है। अगर आप अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो, तो डाल लो तो हेडिंग सिद्धांत, ठीक है, डाल लो हेडिंग सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है वान डी ग्राफ जनित्र का, ये 2 प्रकार से कार्य करता है। कितने प्रकार से कार्य करता है वो देखो, 2 प्रकार से कार्य करता है। पहला क्या है, पहला इसका जो है, पहला पॉइंट इसका समझ लो। पहला पॉइंट इसका ये है कि जब हम किसी खोखले गोले को, ये हमारे पास क्या है, खोखला गोला है, हमारे पास क्या है, खोखला है, अंदर से ये खोखला है, अंदर से क्या है, खोखला है। तो ये जो वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत, पहला पॉइंट ये इसका कहता है कि जब हम किसी खोखले गोले को आवेश देते हैं, क्या देते हैं, आवेश देते हैं, तो जो आवेश होता है भाई साहब, वो आवेश गोले के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। समान रूप से क्या होता है सर, फैल जाता है। ध्यान रखना, पहला वान डी ग्राफ जनित्र का यही सिद्धांत है। हम अभी तक देखते आ रहे थे ना, अभी तक हम ये चीजें देख रहे थे ना कि हम गोले को आवेश दे रहे थे, वो उसके पृष्ठ पर फैल रहा था। ये किसका सिद्धांत था, ये वान डी ग्राफ जनित्र का ही सिद्धांत था। वास्तविकता है, ये प्रूव करके बताया है उन्होंने, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या कहता है, पहला पॉइंट इसका वान डी ग्राफ जनित्र का कहता है कि जब किसी खोखले गोले को आवेश दिया जाता है तो वो पूरा का पूरा आवेश इस गोले के जो है ना पृष्ठ पर फैल जाता है, इसके पृष्ठ पर फैल जाता है। समझ गए ना, ध्यान रखना। जैसे मान के चलो, अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, जैसे मेरे पास ये अभी खोखला पात्र है, मेरे पास क्या है, खोखला पात्र है। अगर ये पात्र किसका होता, धातु का होता, किसका होता साहब, धातु का होता। अब मैं यदि इसको आवेश देता तो आवेश इसके अंदर नहीं रहता, आवेश इसके अंदर नहीं रहता, वो आवेश ना इसके पूरे के पूरे पृष्ठ पर फैल जाता, ऊपर नीचे
राइट साइड में पृष्ठ पर फैल जाता है। तो आपको विशेष तौर से इस चीज़ को याद रखना है, जब भी हम किसी खोखले गोले को या खोखले किसी पदार्थ को आवेश देंगे तो वो उसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। ये इसका पहला पॉइंट है। ठीक है, चलो अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट कहता है, अगर कोई हमारे पास चालक है, हमारे पास मान के चलो ये एक चालक है, हमारे पास ये एक चालक है और यहाँ पर ये जो चालक है वो नुकीला है। क्या है? नुकीला है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो चालक है वो कैसा है? नुकीला है। तो हमारा जो अगला पॉइंट कहता है, यदि किसी धनावेश से चालक का कोई सिरा नुकीला होता है, यदि किसी धनावेश से, मान के चलो ये हमारे पास क्या है? एक चालक है और इसको हमने क्या किया है? प्लस क्यू आवेश दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया। तो ये प्लस क्यू आवेश हमें पता है इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, हमें पता है इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। लेकिन साहब यहाँ पर इसका ये जो भाग है वो क्या है? नुकीला है। ये भाग कैसा है सर? नुकीला है। तो इसको ध्यान रखना है, जब हम किसी चालक को क्या करते हैं? आवेश देते हैं, चालक को आवेश देते हैं, तो उस चालक का जो नुकीला भाग होता है, उस नुकीले भाग पर जो आवेश होता है उस आवेश का मान सबसे ज़्यादा होता है। नुकीले भाग पर जो आवेश होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। ठीक है, तो यदि किसी धनावेश से चालक का कोई सिरा नुकीला होता है, यदि किसी धनावेश से चालक का कोई सिरा नुकीला होता है तो नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ना अधिक होता है, पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। ये जो नुकीला भाग है, इस नुकीले भाग पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो है कम, लेकिन मोटे जो आपका नुकीला भाग नहीं है ना, तो यहाँ पर कम है, और ये नुकीला भाग है, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हम देखते हैं नुकीली सुई हमारे पास होती है तो वो चुभ जाती है। क्यों चुभ जाती है? क्योंकि वहाँ पर जो आवेश है ना वो सबसे ज़्यादा होता है, आवेश ज़्यादा होता है तो जल्दी से वो चुभ जाती है। कोई भी नुकीला पदार्थ हम देखते हैं, अक्सर हम कहीं जैसे हमें सुई की तो बात ही करें तो नुकीले होते हैं, और कई पदार्थ नुकीले होते हैं। तो जितने भी नुकीले पदार्थ होते हैं उन नुकीले पदार्थ नुकीले स्थान पर जो है ना आवेश का पृष्ठ घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब किसी हम चालक को आवेश देते हैं तो वो आवेश है ना नुकीले भाग पर सबसे ज़्यादा हो जाता है, सबसे ज़्यादा पहुंच जाता है। समझ गए ना? तो ये दो बिंदुओं पर जो है ना वान डी ग्राफ जनरेटर का जो सिद्धांत है वो कार्य करता है। कितने बिंदुओं पर? इन दो बिंदुओं पर। ठीक है, चलो आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये दिख रहा है ना इतना बड़ा सा, ये वान डी ग्राफ जनरेटर का डायग्राम है भाई साहब, है ना? कैसा सर डायग्राम है? तो आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। तो भाई साहब इसमें जो आपको दिख रहा है ना, धातु का लगभग 5 मीटर व्यास का, कितने मीटर व्यास का? ध्यान रखना है, 5 मीटर व्यास का इसमें ना धातु का एक गोला होता है, जो आपको दिख रहा है इस टाइप का। ये धातु का गोला है लगभग 5 मीटर व्यास का। ओके, आगे क्या होता है सर? इस धातु का जो गोला होता है भाई साहब, इस धातु के गोले को लगभग 10 से 15 जो फिट है ना ऊंचे जो खम्भे होते हैं, इन खम्भों पर इस धातु के गोले को हम क्या कर देते हैं? रख देते हैं। क्या कर देते हैं साहब? रख देते हैं। आगे सर और क्या होता है सर? इसमें सर 2 घिरनियाँ होती हैं। कितनी घिरनियाँ होती हैं सर? 2 घिरनियाँ होती हैं। तो सर ये घिरनियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो देखो, एक घिरनी आपकी ये है और दूसरी घिरनी आपकी ये है। ठीक है ना भाई साहब? अब सर घिरनियाँ घूमेंगी कैसे? हमारा एक क्वेश्चन भी है कि घिरनियाँ घूमेंगी कैसे। तो आपको बता देता हूँ भाई साहब, है ना, जो घिरनियाँ हैं ये आपको दिख रही है ना, 2 घिरनियाँ, इन पर क्या लगा हुआ है? रबर या रेशम का एक बेल्ट लगा दिया जाता है। ठीक है, जो आपको दिख रहा है ना ये बेल्ट, ठीक है, तो आपको ये दिख ही रहा होगा, ये नीले कलर में आपको दिख रहा है, ये रबर या रेशम का क्या है साहब? बेल्ट है। क्या है? बेल्ट है। तो आप क्या क्या समझ चुके हैं कि इसमें क्या है? लगभग 5 मीटर व्यास का एक खोखला गोला होता है। ठीक है, जिन्हें क्या करते हैं? 10 से 15 फीट ऊंचे जो खम्भे होते हैं उन पर हम क्या कर देते हैं? रख देते हैं। इतना समझ गए? अब 2 घिरनियाँ होती हैं, ये आपकी होती है और ये आपकी होती है, जिसको आप नाम अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, इसको हम C1 दे सकते हैं, इसको हम C2 दे सकते हैं। आप टेंशन मत ले लो, आप कॉपी में कैसे बनाना है उस चीज़ को भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो इतना समझ गए। अब घिरनियाँ समझ गए, ये सब चीज़ें समझ गए। ठीक है, बेल्ट समझ गए, रबर या रेशम का इसमें बेल्ट होगा। अब ध्यान रखना दोस्तों, अब नीचे की जो घिरनी है इसको हमें घुमाना भी तो पड़ेगा। ये जो घिरनी लगी हुई है इनको घुमाएंगे किससे? तो आपको ध्यान रखना है, इसको जो आपकी घिरनी है इसको घुमाने के लिए एक हम मोटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं?
मोटर लगा देते हैं। आपको दिख रही है ये क्या लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, ठीक है। इस मोटर को हम घुमाते, मोटर की सहायता से हम घिरनी को घुमाते हैं। तो ये वाली जब घिरनी घूमती है तो इस टाइप से घूमती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो इस टाइप से क्या करते हैं, ये घूमती जाती है, ठीक है। समझ गए ना। चलो यहाँ पर आगे और समझ लो। यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर आपको समझना होगी कि यहाँ पर जो ये तो सब हो गया। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या लगे होते हैं, दो नुकीले ब्रश लगे होते हैं। देखो ये आपको दिख रहा है ना नुकीला ब्रश, एक आपको ऊपर दिख रहा होगा नुकीला ब्रश। ये इसमें ब्रश लगे होते हैं नुकीले ब्रश। क्या होते हैं, नुकीले ब्रश। अब ये क्यों लगे होते हैं वो आपको बताऊंगा। देखो एक ब्रश का संबंध किससे है, एक सेकंड, एक ब्रश का संबंध किससे है, एक ब्रश का संबंध है आपका धातु के गोले से। किससे है, धातु का आपने जो गोला लिया है, एक सेकंड, धातु का आपने जो गोला लिया है इससे संबंध है। और दूसरे ब्रश जो है ना उसको हम क्या कर रहे हैं, बैटरी से जोड़ दिया और हम क्या कर रहे हैं, इसको आवेश दे रहे हैं, मतलब इसको आवेश दे रहे हैं। जो दूसरा आपका जो ब्रश है ना इसको हम क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवेश दे रहे हैं, ठीक है। और आपको वैसे भी पता है, अब भी हमने सिर्फ पढ़ा है कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो आवेश इसके नुकीले सिरे पर सबसे ज़्यादा पहुँच जाता है, नुकीले सिरे पर इसके सबसे ज़्यादा वो आवेश पहुँच जाता है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आपका जो ब्रश लगा हुआ है इस ब्रश को हम क्या करेंगे, आवेश, तो ये नुकीले सिरे पर पहुंच जाएगा। कौन से सिरे पर पहुंच जाएगा, नुकीले सिरे पर। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पट्टा लगा हुआ है, बेल्ट लगा हुआ है। और ये जो बेल्ट है लगातार क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये भाई साहब आप ये समझो कि ये जो बेल्ट है जब गुजर के यहाँ पर आएगा ये नुकीले सिरे के पास, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आवेश आ रहा है। तो ये जैसे ही आवेश आएगा तो इस आवेश के कारण ये जो आवेश आएगा धनावेश है, नुकीले सिरे पर कौन सा आवेश, धनावेश है। तो जैसे ही पट्टा इधर से गुजरेगा तो ये जो आपका पट्टा है वो हो जाएगा धनावेशित। कैसा हो जाएगा साहब, ये पट्टा यहाँ पर, एक सेकंड, पट्टा जो है ना यहाँ पर कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और पट्टा धनावेशित हो जाएगा तो पट्टा फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो पट्टे पर क्या है, धनावेशित, क्या है, धनावेश। तो इसमें क्या लगेगा, एक प्रेरण लगेगा। जब प्रेरण लगेगा तो जो पट्टा है, पट्टे पर क्या है, धनावेश, प्रेरण द्वारा इस जो आपका जो है ना ब्रश लगा हुआ है एक और आपका, इस ब्रश के जो है ना इस ब्रश पर ऋणावेश आ जाएगा। क्योंकि पट्टे पर धनावेश है तो उसमें क्या लगेगा, एक प्रेरण की क्रिया होगी। और जब प्रेरण की क्रिया होगी तो प्रेरण की क्रिया द्वारा इस पट्टे के धनावेश से जो ब्रश है इस पर ऋणावेश आ जाएगा। और जैसे ही इस पर ऋणावेश आएगा और तो इसके बाहरी जो पृष्ठ है, जो ब्रश है वो किससे संपर्कित है, आपको पता है ब्रश जो है किससे, गोले से संपर्कित है। तो आपने ये सिद्धांत जो आपने संधारित्र पढ़ा था उसमें एक चीज़ सीखा था कि प्रेरण द्वारा आंतरिक पृष्ठ पर क्या आता है, ऋणावेश आता है, और बाहरी पृष्ठ पर क्या आता है, धनावेश आता है ना। तो जो पट्टे पर धनावेश था, इस पट्टे के धनावेश से ब्रश पे तो आ गया ऋणावेश। किस पे आ गया, ब्रश पे ऋणावेश। लेकिन ब्रश किससे संपर्कित है, जो गोले से, तो गोले का जो बाहरी पृष्ठ है इस पर क्या जाएगा, धनावेश से आ जाएगा, ठीक है। फिर पट्टा यहाँ से अपना काम करके चला गया, वापस से आया और फिर से इसी ब्रश के नीचे वाले ब्रश के पास आया तो फिर से धनावेश लेके जाएगा, यहाँ पर इस पर ऋणावेश और गोले पर धनावेश करेगा। फिर से ये पट्टा जाएगा, फिर से धनावेश लेके आएगा। मतलब इस प्रकार से जो है ना पट्टा घूमता रहेगा और यहाँ पर जो है ना आवेश बढ़ता रहेगा। गोले पर क्या होगा, आवेश बढ़ता रहेगा। और जब गोले पर आवेश बढ़ता जाएगा तो इतना गोले पर आवेश हो जाएगा, इतना ज़्यादा आवेश हो जाएगा कि इससे लगभग 10⁻⁶ मतलब 10 लाख वोल्ट का विभवांतर फिर हम उत्पन्न कर सकते हैं। समझ में आपको आ गया, समझ में आपको आ गया। तो ध्यान रखना है आपको इस चीज़ को। अब आपको ये चीज़ समझ में आना है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे बनाना है। तो देखो एग्ज़ाम में आपको इस टाइप से बनाना है, जो आपको दिख रहा है ना इस टाइप से एग्ज़ाम में बनाना है। ये 5 मीटर व्यास का लगभग क्या है, गोला है। क्या है साहब, गोला है, ठीक है। यहाँ पर देखो P1 और P2 जो है ना दो घिरनियाँ लगी हुई हैं, दिख रही है ना आपको, P1 और P2 दो घिरनियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। और इसमें दो ब्रश लगे हैं। एक ब्रश का नाम क्या है, थोड़ा सा मैं इसको भी समझा दे रहा हूँ। एक ब्रश का नाम क्या है, ए है, और दूसरे ब्रश का नाम क्या है, एच है, ठीक है, ठीक है। आपका जो नीचे वाला ब्रश है इसको हमने किससे जोड़ दिया, बैटरी से। वहाँ पर मैंने एग्जैक्ट आपको बैटरी दिखा दी थी, है ना, बट यहाँ पर जो बैटरी मैंने बना के दिखा दी, ठीक है। ये बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। ये जो पट्टा है वो घूम रहा है, पट्टा कैसा होगा, घूमेगा। तो यहाँ से क्या लेके जाएगा पट्टा, नीचे वाले ब्रश से धनावेश लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा, धनावेश। और ये पट्टा जैसे ही आपका ऊपर जाएगा तो इस ब्रश पर ऋणावेश करेगा और गोले का जो गोला है उसके बाहरी पृष्ठ पर धनावेश। ये पट्टा घूमता रहेगा। इस टाइप से बहुत ज़्यादा विभवांतर जो है ना उत्पन्न हो जाएगा।
ठीक है। तो ये जो है ना आपका समझ में आपको आ गया, ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। ये वाला डायग्राम तो आप मत बनाना, अगर ये वाला बना पाओ तो ये तो सबसे बढ़िया डायग्राम है, बढ़िया है कि नहीं, है ना। सब कुछ चीज़ इसमें दिख रहा है एक एक करके, है ना। चलो तो ऐसे आप बना लेना, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लो और स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, ठीक है ना भाई साहब, है ना। चलो अब आगे बढ़ाएं हम तुमको, है ना। जो अब हमने बताया है, जो हमने आपको समझाया है, उसकी हम थ्योरी और दिखा देते हैं आपको, तो आपका काम बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से आप जो वान डी ग्राफ जनरेटर है इसकी संरचना और कार्यविधि और समझ लो। डायग्राम मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा ना इसकी संरचना को और समझ लीजिए, ठीक है। क्या है इसकी संरचना? इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का खोखला गोला होता है। क्या होता है? गोला होता है, जो 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, स्तंभ पर रखा होता है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। P1 और P2 दो घिरनियाँ होती हैं, मैंने आपको बताया था, दो घिरनियाँ होती हैं जिनमें से होकर रबर या रेशम का बना एक बेल्ट लगा होता है। रबर या रेशम का बना क्या लगा होता है? एक बेल्ट लगा होता है, जो घिरनियाँ होती हैं घुमाने के लिए, जैसे चक्की में लगा होता है ना, चक्की में लगा होता है। चक्की में एक बड़ी घिरनी होती है, एक छोटी घिरनी होती है ना, मोटर की घिरनी छोटी होती है ना। तो इस टाइप से दोस्तों एक बेल्ट लगा होता है। घिरनी P1 को एक अन्य मशीन द्वारा, बिल्कुल मैंने आपको अभी बताया था, जस्ट अभी समझाया था, अभी मैंने आपको दिखाते हूँ। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपका, एक सेकंड, हाँ ये आपके पास घिरनी है। देखो ये जो आपकी घिरनी है, आपको नीचे वाली जो घिरनी दिख रही है, ये घिरनी है आपकी P1। इसको हम दूसरी मशीन, दूसरी मोटर लगा देंगे और उसके द्वारा हम क्या करेंगे? इसको घुमाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे साहब? घुमाएंगे, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो P1 को एक अन्य मशीन द्वारा घुमाया जाता है, जिसमें बेल्ट ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर घूमने लगता है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ, देखो इसको, है ना, एक सेकेंड, है ना। तो देखो इसमें जो बेल्ट है ना, वो इसके द्वारा घुमाएंगे तो ये जो बेल्ट है ना ऊपर की ओर घूमने लगेगा इस टाइप से। एक सेकंड, हाँ इस टाइप से जो बेल्ट है ना ऊपर की ओर इस टाइप से घूमने लगेगा, ठीक है। अब ध्यान रखना है आपको इस टाइप से, ओके। चलो आगे बढ़ा देता हूँ मैं आपको, ध्यान देखा, घूमने लगता है। A और H धातु के दो ब्रोश होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A और H, जो आपका A है और ये आपका A है और ये आपका H है, ऊपर H है, नीचे क्या है? आपका A है, ठीक है। तो ये आपके क्या लगे हैं? A और H धातु के दो ब्रोश होते हैं। ब्रोश H को धातु के गोले से जोड़ दिया जाता है और ब्रोश A को उच्च तनाव की एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही तो हम करते हैं, ठीक है। जो आपका ब्रोश है इसको हम क्या कर देते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं, और ब्रोश जो H है उसको हम धातु के गोले से जोड़ देते हैं। समझ में आपको आ गया? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और अपनी कॉपी में इसको लिखो, एडजस्ट करो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। बाकी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में सिद्धांत और डायग्राम पूछा जाता है, ठीक है। आपको संरचना और कार्यविधि एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। चलो एक बार कार्यविधि को इसमें समझ लो, जो मैंने आपको समझाया उसको ध्यान में रखते हुए समझो। चालक A को उच्च विभव वाली बैटरी की सहायता से पृथ्वी के सापेक्ष उच्च धनात्मक विभव पर रखते हैं, जो आपका, या फिर हम ऐसा बोलें, चालक A बोल दिया मैंने यहाँ पर, चाहे तो आप ब्रोश बोल सकते हो, क्योंकि ब्रोश हमारे पास दो हैं, A और H दो ब्रोश हैं, ठीक है। तो ब्रोश A को ही बोल सकते हो, ठीक है। और रखते हैं जब रेशम बेल्ट घिरनी P1 से तीर की दिशा में ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सेकंड दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो आपका जो रेशम बेल्ट है, देखो ये घिरनी से गुजर रहा है, एक सेकंड, हाँ। तो देखो ये रेशम, जो आपका रेशम बेल्ट है, ये रेशम बेल्ट देखो घिरनी से ऊपर की ओर जाएगा ना, इस टाइप से जाएगा, तो इसके संपर्क में आएगा तो इससे आवेश लेगा, और आवेश लेकर यहाँ पर जाएगा ब्रोश H के पास, और इसको देखो प्रेरण द्वारा ब्रोश H पर क्या जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा, और गोले पर क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना, ये क्रिया जो है ना, ब्रोश यहाँ पर धनावेश देख गया, फिर से आया और फिर से धनावेश देगा, फिर से आया, फिर से धनावेश, ये क्रिया अपनी ना चलती रहेगी, कंटिन्यू, लगातार ये क्रिया जो है ना चलती रहेगी, ठीक है। चलो तीर दिशा में ऊपर की ओर जाते हुए चालक A की नोक के पास से गुजरता है तो वह धनावेशित होता है,
ठीक है, क्योंकि उसको बैटरी से जुड़ा धनावेश आ रहा है। ठीक है, धनावेश से त्रिज्यम बेल्ट ऊपर जाकर एच के पास से गुजरता है, बिल्कुल गुजरता है। जिसका संबंध धातु के गोले से होता है, बिल्कुल होता है। इसलिए प्रेरण द्वारा ब्रुश एच पर ऋणावेश और गोले पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझना है इसमें, अब ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा समझना है। देखो ब्रुश जो आज का एच है उस पर क्या आया, या ब्रुश या चालक एच है उसके पे क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। अब ध्यान देना है, इस प्रकार जो ब्रुश एच का जो ऋणावेश है, ऋणावेश के कारण जो ब्रुश है, ब्रुश के चारों ओर जो ब्रुश लगा हुआ है ना, एक सेकंड में आपको ब्रुश भी दिखा देता हूँ। ये जो आपका लगा हुआ है, क्या लिखा है, ब्रुश लगा है ना, इस पर क्या आया, ऋणावेश आया। तो इस ऋणावेश के कारण जो ब्रुश है इसके चारों ओर क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो जो आवेश है वो आयनित हो जाएगा, और आयनित जब हो जाएगा तो आयनित हो जाएगा तो जो ऋणावेश होगा ब्रुश पर जो धनावेश आया है उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो जो आपका जो बेल्ट है, बेल्ट पर धनावेश आया था वो नष्ट हो जाएगा। अब बेल्ट यहाँ से गुजरने के पूर्व भी क्या हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा, और ब्रुश फिर से जाएगा और फिर से आवेश लेगा, फिर से इसको ऋणावेश देगा और गोले को धनावेश देगा। ठीक है, और ये ब्रुश पर जो बेल्ट पर धनावेश था वो ब्रुश से फिर क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो मतलब एक बार थोड़ा सा थ्योरी को देख लो, एक बार समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, वायु देखो एच के ऋणावेश के कारण इसके आसपास अत्यंत तीव्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे इस स्थान की वायु का क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है ना। और आयनीकरण के फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा, ऋणावेश, क्योंकि ऋणावेश के कारण आयनीकरण हुआ है। ठीक है, ऋणावेश बेल्ट के धनावेश को निष्फल कर देता, मतलब नष्ट कर देता है। ठीक है, तथा रेशम बेल्ट ब्रुश एच से गुजरने से जो आपका रेशम बेल्ट है जो धनावेश लेके आया था वो एच से गुजरेगा, उससे पूर्व भी कैसा हो जाएगा, आवेश रहित हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो आपका जो बेल्ट है फिर जाएगा कुंजी ए के पास, वहाँ से धनावेश लेगा, फिर एच के पास आएगा, एच को ऋणावेशित करेगा, गोले को धनावेशित करेगा, और जो बेल्ट पर धनावेश था वो आयनीकरण के द्वारा फिर नष्ट हो जाएगा। ये क्रिया जो है ना, इस प्रकार ये क्रिया चलती रहती है, जिससे गोले का विभव बहुत अधिक हो जाता है और इस प्रकार अधिकतम वोल्टेज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है सब पूरी कहानी किसकी, वान डी ग्राफ जनरेटर की। तो समझ लिया है पूरा अच्छे से। ठीक है, तो एक बार अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ लो तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आपको लिखवाने के हिसाब से मैंने इस टाइप से लिख दिया, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।